हम्म आज के इस गहन विश्लेषण में ना हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हम सबके जीवन से बहुत ही बुनियादी तौर पर जुड़ा है। बिल्कुल। मतलब सुबह उठकर जो चाय हम पीते हैं ना, उस चाय पत्ती पर लगने वाले टैक्स से लेकर हमारी आमदनी पर जो इनकम टैक्स कटता है वहां तक, हर दिन हम देश के खजाने में अपना योगदान दे रहे होते हैं। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा योगदान नहीं है। सही बात है। और जब भी हम देश के विकास की बात करते हैं, जैसे नई बुलेट ट्रेन, शानदार हाईवे या बड़े सरकारी अस्पताल, तो एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है, सार्वजनिक धन, या जिसे हम पब्लिक फंड्स कहते हैं। लेकिन एक सवाल जो शायद हर टैक्स देने वाले के मन में आता होगा कि जनता की गाड़ी कमाई का ये अथाह पैसा जहां जा रहा है, क्या वो सच में सही जगह और कानून के तय दायरे में ही खर्च हो रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है। इसकी गारंटी कौन देता है? बिल्कुल। तो आज हम भारत के संविधान के कुछ बेहद शक्तिशाली पन्नों को पलट रहे हैं, विशेषकर अनुच्छेद 148 से 151 तक, जो हमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे आम भाषा में कैग भी कहा जाता है, उसकी पूरी रूपरेखा समझाते हैं। CAG, हाँ। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि देश के इस विशाल खजाने का असली पहरेदार आखिर है कौन, और ये पद, जिसे अक्सर लोग सिर्फ एक साधारण ऑडिटर या मुनीम समझ लेते, वो असल में लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकतों में से एक क्यों है। देखिए, ये विषय ना सिर्फ कुछ उबाऊ फाइलों या बिलों के मिलान तक सीमित नहीं है। जब हम संविधान के इन खास अनुच्छेदों की गहराई में जाते हैं, तो हम वास्तव में एक स्वस्थ लोकतंत्र में जो जवाबदेही होती है, उसकी रीढ़ की हड्डी को छू रहे होते हैं। सरकारें बड़े बड़े वादे करती हैं, नीतियां बनाती हैं, और संसद हर साल लाखों करोड़ रुपए का बजट पास करती है। बिल्कुल। लेकिन वो पैसा जिस खास काम के लिए मांगा गया था, क्या वो उसी पर खर्च हुआ? क्या रास्ते में कोई वित्तीय हेराफेरी तो नहीं हुई? ये तय करना किसी भी स्वतंत्र संस्था के बिना लगभग असंभव है। क्या कोई आम अकाउंटेंट नहीं है। हाँ, वो एक ऐसा सजग प्रहरी है जो ये सुनिश्चित करता है कि वित्तीय अनुशासन बना रहे और सत्ता में बैठा कोई भी व्यक्ति जनता के पैसे को अपनी जागीर न समझ ले। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब हम किसी इतने महत्वपूर्ण और ताकतवर पद की बात करते हैं, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि इस कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति को नियुक्त कौन करता है और उनके पास काम करने के लिए कितना समय होता है। तो संविधान के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जी। ये अपने आप में इस पद के भारी वजन को दिखाता है, लेकिन इसके साथ साथ ना इनके कार्यकाल की सीमाएं भी बहुत ही नपे तुले तरीके से तय की गई हैं। हाँ, वो जो 6 साल वाला नियम है। बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति पद ग्रहण करने की तारीख से 6 साल की अवधि तक या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक जो भी पहले आ जाए, इस पद पर बना रह सकता है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि नियुक्ति तो देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति द्वारा हो जाती है, लेकिन इस पद की असली ताकत इसकी सुप्रीम स्तर की स्वतंत्रता में छिपी है। सुप्रीम स्वतंत्रता मतलब किसी भी लोकतांत्रिक संस्था को, खासकर उसे जिसे सरकार की ही कमियां निकालनी हो, उसे बिना किसी डर या दबाव के काम करने की आजादी होनी चाहिए। जरा सोचने वाली बात है, अगर कैग को आसानी से हटाया जा सकता तो वो कभी सरकार के खिलाफ बोल ही नहीं पाते। बिल्कुल। क्या वो कभी भी ताकतवर मंत्रियों या किसी बड़ी वित्तीय गड़बड़ी पर खुलकर रिपोर्ट दे पाता? नहीं। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने इन्हें हटाने की प्रक्रिया को जानबूझकर बेहद जटिल बना दिया। कैग को उनके पद से केवल संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के समावेदन पर ही हटाया जा सकता है, और वो भी विशेष बहुमत से, है ना? जी। और उसका आधार भी केवल साबित कदाचार या असमर्थता यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी होना चाहिए। ये ठीक वही लंबी प्रक्रिया है जिससे उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर का दर्जा। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब है कि मौजूदा सरकार अपनी मर्जी से या किसी रिपोर्ट से नाराज होकर उन्हें रातों रात बर्खास्त नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, उच्चतम न्यायालय के जज के बराबर की सुरक्षा देना, क्या यह किसी एक व्यक्ति को कुछ ज्यादा ही जॉब सिक्योरिटी नहीं दे देता? यह है एक नजरिया हो सकता है। मान लीजिए कि कोई अधिकारी काम में ढिलारी बरत रहा है, तो क्या उसे हटाने की ये लंबी प्रक्रिया एक तरह की बाधा नहीं बन जाती? यह एक वाजिब शंका है, लेकिन हमें इसके पीछे के दर्शन को समझना होगा। संविधान निर्माता ये अच्छी तरह जानते थे कि जॉब सिक्योरिटी के दुरुपयोग का एक छोटा सा जोखिम जरूर है।
लेकिन इसके विपरीत जो जोखिम है, यानी एक डरा हुआ ऑडिटर जो सरकार के खिलाफ कुछ बोलने से कतराए, वो लोकतंत्र के लिए कहीं ज्यादा विनाशकारी है। हाँ, वो तो है। जब एक ऑडिटर को ये पता होता है कि उसकी नौकरी सरकार की कृपा पर निर्भर नहीं है, तभी वो निडर होकर उन फाइलों पर सवाल उठा सकता है जिन पर बड़े बड़े राजनेताओं के हस्ताक्षर होते हैं। ये सुरक्षा उन्हें आराम तलब बनाने के लिए नहीं दी गई है, बल्कि बेखौफ होकर काम करने के लिए दी गई है। बिल्कुल। देश के खजाने का हिसाब किताब पूरी निडरता के साथ रखने के लिए। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि स्वतंत्रता सिर्फ पद पर रहते हुए ही नहीं दी गई है, पद से हटने के बाद के लिए भी कुछ बहुत ही कड़े नियम हैं। हाँ, पोस्ट रिटायरमेंट वाले नियम। जी, संविधान में साफ लिखा है कि अपनी सेवानिवृत्ति के बाद कैग भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन कोई भी अन्य पद धारण नहीं कर सकता। लेकिन अगर व्यवहारिक नजरिए से देखें तो क्या ये नियम एक बेहद अनुभवी अधिकारी के करियर पर अचानक से पूर्ण विराम नहीं लगा देता? सरकार उनके अनुभव का फायदा आगे क्यों नहीं उठा सकती? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और इसका जवाब मानवीय मनोविज्ञान और सत्ता के चरित्र में छिपा है। ये नियम असल में उनकी निष्पक्षता का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। वो कैसे? अक्सर देखा जाता है कि ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी रिटायरमेंट के करीब आने पर भविष्य के किसी आकर्षक पद या किसी देश के राजदूत बनने की लालसा में सरकार के प्रति थोड़ी नरमी बरतने लगते हैं। अच्छा, ताकि रिटायरमेंट के बाद कोई अच्छी पोस्टिंग मिल जाए। बिल्कुल, ये एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है कि इंसान क्विड प्रो क्वो यानी कुछ के बदले कुछ की भावना में आ जाए। लेकिन कैग के मामले में संविधान ने इस लालच की गुंजाइश को जड़ से खत्म कर दिया है। मतलब उन्हें पता है कि आगे कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, जब किसी कैग को स्पष्ट रूप से पता होता है कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें सरकार से कोई भी पद नहीं मिलने वाला, तो उन पर अपने भविष्य को सुरक्षित करने का कोई दबाव नहीं रहता। समझ गए। वे अपने वर्तमान कार्यकाल के अंतिम दिन तक पूरी तरह से निष्पक्ष और तटस्थ होकर काम कर सकते हैं। उनका हर फैसला केवल ठोस तथ्यों और नियमों पर आधारित होता है, भविष्य के किसी लाभ की उम्मीद पर नहीं। ये एक तरह का छोटा सा बलिदान है जो देश की वित्तीय अखंडता के लिए उन्हें देना होता है। बिल्कुल सही कहा। ये तो बात हुई उनके पद और उस अभेद्य स्वतंत्रता की। लेकिन अब अगर हम थोड़ा गहराई में उतरें और उनके असल काम पर आएं, तो संविधान में एक बहुत ही भारी भरकम पंक्ति का इस्तेमाल किया गया है। जी। उसमें लिखा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। अब एक संरक्षक या प्रोटेक्टर का काम तो सिर्फ हिसाब की किताबें मिलाने से कहीं ज्यादा बड़ा होना चाहिए, है ना? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो इस संरक्षक शब्द का अर्थ बहुत ही तकनीकी और बेहद गहरा है। इसे आसान भाषा में समझने के लिए हम भारत सरकार को एक संयुक्त परिवार मान सकते हैं। ठीक है। इस परिवार का एक मुख्य बैंक खाता होता है जिसे हम संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं। भारत सरकार की अपनी संचित निधि होती है और हर राज्य की भी अपनी संचित निधि होती है। बिल्कुल, और यहाँ तक कि उन केंद्र शासित प्रदेशों की भी अपनी संचित निधि होती है जहाँ विधानसभा मौजूद है। सरकार के पास जितना भी पैसा आता है, चाहे टैक्स से हो, मुनाफे से हो या कर्ज से, वो सब इसी निधि में जाता है। और सबसे खास बात यह है कि सरकार का कोई भी विभाग इस निधि से 1 रुपया भी बिना संसद या राज्य विधानमंडल की मंजूरी के नहीं निकाल सकता। 1 रुपया भी नहीं? 1 रुपया भी नहीं। अब यहाँ कैग की भूमिका शुरू होती है। कैग का काम ये जांचना है कि इस संचित निधि से जो भी पैसा निकाला गया है, क्या वो उसी काम के लिए खर्च हुआ जिसके लिए संसद ने मंजूरी दी थी। अच्छा। मान लीजिए संसद ने 100 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए मंजूर किए और सरकार ने उसे विज्ञापन में खर्च कर दिया। गणित के हिसाब से 100 रुपए निकले और 100 रुपए खर्च हो गए। मुनीम का काम यहाँ खत्म हो जाएगा। हाँ, बैलेंस शीट तो मैच कर जाएगी। बिल्कुल। लेकिन कैग ये देखता है कि क्या वो खर्च विधि के अधीन हुआ है, यानी क्या वो कानून के अनुसार था, क्या खर्च करने का अधिकार रखने वाले अधिकारी ने ही उसे खर्च किया, टेंडर की सही प्रक्रिया अपनाई गई या नहीं। मतलब कैग सिर्फ गणित नहीं जांचता, वह कानून के शासन की वित्तीय अभिव्यक्ति की जांच करता है। एकदम सटीक तरीके से आपने इसे रखा। और इनकी पहुंच का दायरा सिर्फ केंद्र या राज्य सरकारों के बड़े मंत्रालयों तक सीमित नहीं है। मैंने ये भी पढ़ा है कि अगर राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल निवेदन करें तो कैग अन्य प्राधिकरणों जैसे स्थानीय निकायों की भी लेखा परीक्षा कर सकता है। हाँ, लोकल बॉडीज। हमारे शहरों में जो नगर निगम होते हैं या गांवों में पंचायतें होती हैं, उन्हें विकास के लिए बहुत सारा फंड मिलता है।
इसका मतलब है कि देश के सबसे शक्तिशाली स्तर से लेकर एकदम जमीनी स्तर तक अगर आवश्यकता पड़े तो कैग की पारदर्शी नजर वहां तक पहुंच सकती है। बिल्कुल पहुंच सकती। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मेरा मतलब है, मान लीजिए कि कैग की टीम ने महीनों की कड़ी मेहनत की, दफ्तरों के चक्कर काटे, हजारों दस्तावेजों की जांच की और पाया कि करोड़ों रुपयों का कोई खर्च नियमों के विरुद्ध हुआ है या कोई बहुत बड़ी वित्तीय अनियमितता पकड़ ली। लेकिन इसके बाद क्या होता है? इतनी सारी जांच के बाद वो ऑडिट रिपोर्ट आखिर जाती कहाँ है? क्या वो किसी मंत्री की अलमारी में बंद हो जाती है? बिल्कुल नहीं। और यही वो जगह है जहां संविधान का अनुच्छेद 151 तस्वीर में आता है। ये पूरी व्यवस्था को एकदम शीशे की तरह पारदर्शी बना देता है। कैग अपनी ऑडिट रिपोर्ट सीधे किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को नहीं सौंपता। अच्छा, तो फिर किसे सौंपते हैं? रिपोर्टिंग का ढांचा बहुत ही स्पष्ट है। केंद्र सरकार के खातों से संबंधित जितनी भी ऑडिट रिपोर्ट होती हैं, कैग उन्हें सीधे देश के राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति को? जी। यहां राष्ट्रपति का ये संवैधानिक दायित्व है कि वे उन रिपोर्टों को सीधे संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखवाएं। और राज्यों के मामले में? राज्यों के मामले में कैग वो रिपोर्ट उस राज्य के राज्यपाल को देते हैं और राज्यपालों से राज्य की विधानसभा के पटल पर रखवाते हैं। इसका सीधा प्रभाव ये होता है कि कैग की महीनों की मेहनत सीधे जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के सामने आ जाती है। मतलब रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाती है? बिल्कुल। ये सरकार का कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं रह जाती जिसे दबाया जा सके। ये सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बन जाती है, जिस पर बहस हो सकती है, मीडिया में चर्चा हो सकती है। और इन्हीं रिपोर्टों के संदर्भ में राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाने वाली 3 विशिष्ट लेखा परीक्षा रिपोर्टों का साफ तौर पर उल्लेख किया गया है। हाँ, वो 3 प्रमुख रिपोर्टें। जब हम इन रिपोर्टों के नाम सुनते हैं तो ये काफी जटिल लगते हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये रिपोर्टें असल में किन विषयों पर हैं। ये 3 प्रमुख रिपोर्टें हैं। पहली, विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। दूसरी, वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट। और तीसरी, सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। जी। ये नाम काफी भारी भरकम है। आसान भाषा में इनका क्या अर्थ है? मैं इन्हें एक एक करके सरल तरीके से समझाता हूँ। सबसे पहली है विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट या एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स ऑडिट। विनियोग का सीधा सा मतलब है कि संसद ने किस काम के लिए पैसे का आवंटन किया था। मान लीजिए संसद ने तय किया कि एक हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कैग इस रिपोर्ट में बताता है कि क्या वो 1000 करोड़ उसी हाईवे पर लगा या उसमें से कुछ पैसा किसी अन्य प्रोजेक्ट में डाइवर्ट कर दिया गया, या जरूरत से ज्यादा खर्च हो गया। बिल्कुल। ये रिपोर्ट मूल रूप से बजट के वादों और असलियत के बीच का फर्क दिखाती है। समझ गई। और दूसरी रिपोर्ट? दूसरी है वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट या फाइनेंस अकाउंट्स ऑडिट। ये सरकार की पूरी वित्तीय सेहत का एक तरह का MRI स्कैन है। MRI स्कैन दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि इसमें सिर्फ खर्च नहीं, आमदनी भी देखी जाती है। सरकार ने साल भर में कितना टैक्स वसूला, कितना कर्ज लिया, कितना ब्याज चुकाया और कुल मिला के घाटा कितना रहा। ये सरकार की बैलेंस शीट का पूरा ऑडिट है। और तीसरी रिपोर्ट जो सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट है, वो पब्लिक सेक्टर कंपनियों के लिए है ना? एकदम सही। हम सब जानते हैं कि सरकार सिर्फ मंत्रालय नहीं चलाती, बल्कि कई बड़ी कंपनियां भी चलाती है, जैसे भेल, ONGC या जीवन बीमा निगम, जिनमें जनता का ही पैसा लगा होता है। जी। क्या ये कंपनियां मुनाफे में चल रही हैं? क्या इनके प्रबंधन में कोई फिजूल खर्ची हो रही है? ये तीसरी रिपोर्ट इन व्यावसायिक उद्यमों के कामकाज को पारदर्शी शीशे के सामने खड़ा कर देती है। तो अब हमारे पास ये तीनों विस्तृत रिपोर्टें आ गईं और जैसा कि आपने बताया, राष्ट्रपति के माध्यम से ये संसद के पटल पर पहुंच गईं। लेकिन क्या सच में हमारे सांसद इन हजारों पन्नों की तकनीकी रिपोर्टों को पढ़ते हैं? मेरा मतलब है, हर सांसद कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या वित्तीय विशेषज्ञ तो होता नहीं है जो इन जटिल आंकड़ों को बारीकी से समझ सकें। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और यहीं पर हमारे संसदीय लोकतंत्र का एक बहुत ही शानदार और खौफनाक तंत्र काम करता है। खौफनाक किनके लिए? खौफनाक उनके लिए जिन्होंने वित्तीय गड़बड़ी की है। संसद में एक विशेष समिति होती है जिसे लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहा जाता है, PAC। हाँ, राष्ट्रपति द्वारा रिपोर्ट संसद में रखे जाने के तुरंत बाद ये समिति उन रिपोर्टों को अपने हाथ में लेती है। इस समिति में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद होते हैं। तो ये लोग मिलकर जांच करते हैं? बिल्कुल। ये समिति उन रिपोर्टों की बहुत सूक्ष्मता से जांच करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये समिति संबंधित मंत्रालयों के शीर्ष नौकरशाहों को तलब कर सकती है। बाप रे! जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए।
जहां एक बड़े विभाग के सचिव को समिति के सामने बैठकर ऑडिट रिपोर्ट में उठाई गई एक एक आपत्ति पर पसीना पोंछते हुए जवाब देना पड़ता है। और अंत में ये समिति अपनी छानबीन के बाद अपने निष्कर्षों से पूरे सदन को अवगत कराती है। और ठीक इसी जगह पर हमारे आज के विश्लेषण का सबसे खूबसूरत बिंदु सामने आता है। दस्तावेजों में एक बहुत ही खास बात कही गई है कि कैग संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। ये शब्दों का चुनाव बहुत कुछ कहता है। एक ऑडिटर को किसी का मित्र या दार्शनिक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कैग का काम सिर्फ एक रूखी सी रिपोर्ट बनाकर उसे संसद में फेंककर अपनी जिम्मेदारी खत्म कर लेना नहीं है। तो वो आगे भी जुड़ते हैं। बिल्कुल। जब लोक लेखा समिति बंद कमरों में उन भारी भरकम रिपोर्टों की जांच कर रही होती है और जब सांसदों को अधिकारियों के गोलमोल जवाबों के बीच सच खोजना होता है, तब उन्हें एक विशेषज्ञ की सख्त जरूरत होती है। और वो विशेषज्ञ कैग है। जी। उस समय कैग समिति के चेयरमैन के ठीक बगल में एक मार्गदर्शक के रूप में बैठा होता है। वह समिति को गाइड करता है कि उन्हें किस फाइल पर फोकस करना है। वो एक मित्र की तरह समिति की मदद करता है ताकि वे नौकरशाही के तकनीकी जालों में न फंसें। और दार्शनिक की भूमिका, एक दार्शनिक के रूप में वह ये समझाता है कि कोई विशेष खर्च भले ही कागजों पर सही दिख रहा हो, लेकिन वो वित्तीय नैतिकता के सिद्धांतों के खिलाफ कैसे है। तकनीकी विशेषज्ञता और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की ये अनूठी साझेदारी वास्तव में वित्तीय जवाबदेही का एक अचूक तंत्र बनाती है, जिसे किसी भी भ्रष्ट व्यवस्था के लिए भेदना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल सही। तो आज के इस गहन विश्लेषण को अगर हम समेटें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक के ये प्रावधान महज कुछ नीरस कानूनी पंक्तियां नहीं हैं। एकदम नहीं। ये एक अभेद्य कवच है जो करदाताओं के एक एक पैसे की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि सार्वजनिक धन केवल जनता की भलाई के लिए और कानून की पूर्ण मर्यादा में ही खर्च किया जाए। इस पद की असीमित स्वतंत्रता, इसकी गरिमा और लोक लेखा समिति के साथ इसका काम करने का तरीका कैग को भारतीय लोकतंत्र के सबसे भरोसेमंद स्तंभों में से एक बनाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये संस्था हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करती है। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही गहरा और थोड़ा बेचैन करने वाला विचार में सोचने के लिए छोड़ना चाहती हूँ। बताइए। संविधान निर्माताओं ने कैग को पूरी ताकत दी ताकि वो पारंपरिक फाइलों और टेंडरों के बीच जाकर खर्च की जांच कर सके। लेकिन आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। सरकारी खर्च करने के तरीके अब पूरी तरह से डिजिटल हो गए हैं। हाँ, अब सब कुछ ऑनलाइन है। करोड़ों रुपयों के लेन देन फाइलों में नहीं, सर्वर पर सेकंडों में हो जाते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भविष्य में सार्वजनिक धन के इस महान संरक्षक को ऑडिट के इन पारंपरिक पोस्टमार्टम तरीकों से, यानी खर्च होने के महीनों या सालों बाद की जाने वाली जांच से आगे बढ़ना पड़ेगा? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। क्या आने वाले समय में ऑडिट का मतलब ये होगा कि एआई और ब्लॉकचेन तकनीक की मदद से रियल टाइम वित्तीय निगरानी की जाए? क्या हम एक ऐसे तंत्र की ओर बढ़ रहे हैं जो खर्च होते ही उसी क्षण किसी भी गड़बड़ी को लाल झंडी दिखा दे? इस तेजी से बदलते डिजिटल परिदृश्य में कैग की भूमिका और उसके सामने आने वाली नई चुनौतियां भविष्य में कैसा रूप लेंगी, ये वाकई हम सभी के लिए विचार करने योग्य है। बिल्कुल। तकनीक के साथ साथ हमारी संस्थाओं को भी विकसित होना होगा। इसी महत्वपूर्ण विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस विस्तृत और ज्ञानवर्धक चर्चा में हमारे साथ गहराई से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।